परिंदों को सिखाई नहीं जाती ऊंची उड़ान की बातें, वो खुद ही समझ लेते हैं आसमान की बुलंदियों की मुलाकातें। तूफान भी उन्हें रोक नहीं पाते जो हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हर हाल में सच्चे रहते हैं। ये लाइनें हैं उस इंसान की जिसने ना सिर्फ सपने देखे बल्कि उन्हें पूरा करने का जज्बा भी दिखाया। इस शख्स ने ना तो दौलत का ख्वाब देखा और ना ही शोहरत का। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने देश की सेवा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो एक छोटे से गांव से उठकर भारत के राष्ट्रपति बने। उनका सफर संघर्षों से भरा था, लेकिन हर ठोकर उन्हें और मजबूत बनाती गई। वो लड़का जो कभी अखबार बेचता था, वही एक दिन भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में गिना गया। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि असली दौलत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति और देशभक्ति में है। आज हम उनके इसी प्रेरणादायक सफर की शुरुआत कर रहे हैं, जो हमें सिखाएगा कि कैसे सपनों को सच किया जा सकता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस महानायक की अनकही कहानी। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। उन्हें लोग भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। उनके पिता जैनुलाब्दीन मस्जिद के इमाम थे और कश्ती चलाने का धंधा करते थे, जिससे लोग रामेश्वरम से धनुषकोडी आते जाते थे। इनकी मां आशी अम्मा एक गृहिणी थी। हालांकि इनका घर काफी छोटा था, लेकिन परिवार काफी बड़ा। वहीं कलाम जी के 3 बड़े भाई और एक बहन थी, और उनका अपने भाइयों के साथ संबंध बहुत गहरा था। वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा अपने भाइयों को भेजते थे, जिससे कि उनका जुड़ाव साफ झलकता था। वैसे तो कलाम जी का परिवार पहले काफी समृद्ध था। उनके पास कई एकड़ जमीन और एक सफल बिजनेस था, जिसमें वो रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लोगों को नावों से ले जाते थे। लेकिन जब वहां की सूरत बदली तो लोग बदले और जगह की तरक्की हुई। वहीं पंबन पुल का निर्माण भी हुआ, तो ऐसे में उनके परिवार का ये व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया। पुल बनने से अब नावों की जरूरत नहीं बची थी और इसी कारण से उनका बिजनेस अब ठप हो गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि उनका परिवार धीरे धीरे गरीबी में डूबता चला गया। ये वही समय था जब अब्दुल कलाम के जीवन में एक ऐसा दौर आया जब उनका परिवार काफी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और इनके परिवार को इस मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कलाम साहब ने हार नहीं मानी। कम उम्र में ही उन्होंने अखबार बांटने का काम शुरू कर दिया, ताकि घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने में वो कुछ मदद कर सकें। अखबार बांटने का काम सुबह सुबह करना होता था, लेकिन उसके बावजूद कलाम साहब ने अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान रखा। वहीं उनके स्कूल के दिनों में उनके मार्क्स साधारण ही आते थे। वो कोई टॉपर नहीं होते थे, लेकिन उनके शिक्षकों को हमेशा ये महसूस होता था कि उनमें कुछ तो खास है। उनकी लगन और मेहनत के कारण शिक्षक उन्हें एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद के रूप में देखते थे। बताते चलें कि कलाम साहब का गणित के प्रति एक गहरा लगाव था और वो घंटों इस विषय पर काम किया करते थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनका यही समर्पण और मेहनत इनकी सफलता की नींव बनी। इतिहास गवाह है कि कठिन हालातों में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि उन परिस्थितियों को अपनी प्रेरणा बना लिया, जिससे वो आगे चलकर भारत के मिसाइल मैन बने। आपको बता दें कि कलाम साहब ने अपनी शुरुआती शिक्षा शॉर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की थी, जिसके बाद इन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने अपने विज्ञान के विषय को नए आयाम दिए और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने 1954 में फिजिक्स में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद कलाम जी का अगला कदम था मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT। यहाँ उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। वहीं MIT में पढ़ाई के दौरान एक उनकी जिंदगी में नया और खास मोड़ आया।
जहां कॉलेज के अध्यक्ष ने एक बार कलाम जी के प्रोजेक्ट को अधूरा देखकर उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने 3 दिनों के भीतर इसे पूरा नहीं किया तो उनकी स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी। अब यह सुनकर कलाम जी को एक गहरा झटका लगा, लेकिन आपको बताते चलें कि उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से दिन रात काम किया, जिससे कलाम साहब ने न केवल प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया, बल्कि ये घटना उनके लिए एक प्रेरणा बन गई। उनकी बायोग्राफी यानी कि विंग्स ऑफ द फायर में बताया गया है कि इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि कठिनाइयों का सामना करना और मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। और वो बताते हैं कि इस तरह की चुनौतियों ने उनको और मजबूत बनाया और उन्होंने साबित कर दिया कि जब इंसान ठान ले तो कुछ भी संभव है। अब आते हैं उनके जीवन के उस पड़ाव पर जिसने भारत को एक मिसाइल मैन दिया। जी हां, दरअसल 1960 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में एक वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू करते हैं। वहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे हॉवरक्राफ्ट के डिजाइन से की थी। इसके बाद वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो से जुड़े, जहां उन्हें भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला। वहीं इसरो में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने SLV-3 को बनाने में एक खास भूमिका निभाई थी, जिसका नतीजा ये मिला कि साल 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक ले जाया गया और उसे एस्टैब्लिश किया गया। आपको बता दें कि आज ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, वास्तव में उस समय उस दौर में ये कारनामा करना बेहद मुश्किल था। लेकिन यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था। वहीं कलाम साहब की इस उपलब्धि ने उन्हें देश के सबसे खास और इंस्पायर करने वाले वैज्ञानिकों में शुमार कर दिया। SLV-3 की सफलता ने भारत में एरोस्पेस और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई उम्मीद जगाई। इस सफलता के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। वहीं उनकी रहनुमाई में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शुरू हुए, जिनमें प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वलियंट जैसे बड़े और नामुमकिन प्रोजेक्ट भी शामिल थे। आपको बताते चलें कि इन प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे कई हाईटेक मिसाइलों का विकास किया, जो न केवल भारत की सुरक्षा के लिए खास थीं, बल्कि इन्होंने भारत को रिसर्च के एरिया में एक नई पहचान भी दिलाई। कलाम साहब और उनकी टीम को शुरुआती दौर में सरकारी समर्थन की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन कलाम साहब ने भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और समर्पण से अपने प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखा। बताया जाता है कि उनके प्रयासों को देखते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन्हें और इनकी टीम को गुप्त तरीके से इन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसों की सहायता देने का फैसला किया। ये सहायता कलाम जी के लिए बहुत खास थी, क्योंकि इससे वो अपनी रिसर्च और विकास के कामों को बिना किसी रुकावट के जारी रख सके। तभी तो डॉक्टर कलाम जी की इन लगातार और इंस्पिरेशन से भरी उपलब्धियों ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। उनके प्रयासों ने भारत को एक मजबूत मिसाइल शक्ति के रूप में स्थापित किया, जिससे भारत ने विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाई। उनकी तकनीकी उपलब्धियों और दृढ़ संकल्प ने भारतीय विज्ञान और तकनीकी रिसर्च को एक नई दिशा दी। वहीं साल 1992 से 1999 के बीच डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम किया। वहीं इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए इन्होंने कई खास प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिसमें साल 1998 में उनका सबसे खास और अहम योगदान पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में देखने को मिला। दरअसल ये परीक्षण भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। जी हाँ, क्योंकि इसने देश को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में ग्लोबल मंच पर उभारा। वहीं पोखरण 2 परीक्षण ने दुनिया भर में भारत की शक्ति और तकनीकी क्षमताओं को उजागर किया। हालांकि इस परीक्षण के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में कई विवाद और आलोचनाएं भी सामने आईं। कुछ देशों ने इसे खतरे का कारण मानते हुए
भारत पर इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भूमिका को इस परीक्षण में हमेशा सराहा गया, जिसके लिए इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। उनकी कुशलता और लीडरशिप ने इस परीक्षण को सफल बनाने में एक खास योगदान दिया। तभी तो कलाम साहब ने अपनी टीम के साथ मिलकर परीक्षण की योजनाएं बनाई और इसे सफलतापूर्वक पूरा भी किया। इनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने न केवल भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित किया, बल्कि ये भी साबित किया कि भारत विज्ञान और टेक्निकल एरिया में ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर सकता है। डॉक्टर कलाम का कहना था, एक सपना जो आप देखते हैं वो सिर्फ सपना नहीं है, ये आपके भविष्य का एक संकेत है। उन्होंने अपने काम के जरिए यह साबित किया कि विज्ञान का उपयोग देश के विकास और सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। उनकी ये उपलब्धि भारत के लिए एक नया अध्याय साबित हुई। साल 2002 में जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया, तो ये एक ऐतिहासिक क्षण था। एनडीए ने उन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिए चुना और उनके पक्ष में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिला। आपको बता दें कि चुनाव में कलाम जी ने अपनी प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी वोटों से हराया था। जी हां, इस चुनाव में सहगल को सिर्फ 1 लाख वोट मिले, जहां कलाम साहब ने 9 लाख से अधिक वोट पाकर इस बात का सबूत दिया कि देश उनसे कितना प्यार करता है और उन पर विश्वास भी करता है। राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर कलाम जी ने युवाओं के साथ बातचीत करने को हमेशा आगे रखा। उन्होंने हमेशा युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका कहना था कि युवा शक्ति ही देश का भविष्य है। उन्होंने कई बार स्कूल और कॉलेजों में जाकर छात्रों से बातचीत की, जिससे वो पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में फेमस हो गए। उनका ये बातचीत करने का ये ढंग न केवल युवाओं को प्रेरित करता था, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए भी एक जज्बा कायम करता था। वहीं राष्ट्रपति पद के रूप में काम करने के बाद कलाम साहब ने शिक्षा और युवा विकास के क्षेत्र में जोरों शोरों से काम करना जारी रखा। वो अक्सर कॉलेजों में जाकर युवाओं को अपने अनुभव साझा करते थे और उन्हें सलाह देते थे कि वो अपने लक्ष्यों को कैसे पा सकते हैं। उनका जीवन और विचारधारा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी किताबें जैसे इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर युवाओं के लिए मार्गदर्शक साबित होती हैं। डॉक्टर कलाम ने हमेशा विज्ञान और रिसर्च के प्रति युवाओं में रुचि जगाने का प्रयास किया, जिससे उन्हें अपने देश की प्रगति में योगदान देने का अवसर मिले। उनके नजरिए और नेतृत्व की क्षमता ने उन्हें एक यूनिक नेता बनाया, जो आज भी भारतीय समाज में एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। 27 जुलाई 2015 का दिन भारत के लिए बेहद दुखद दिन था। बताया जाता है कि उस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी शिलांग के IIM में एक खास लेक्चर देने पहुंचे थे। उनके लेक्चर का मेन मोटिव था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ, यानी कि रहने योग्य धरती कैसे बनाई जाए। आपको बता दें कि ये विषय उनके दिल के बेहद करीब था, क्योंकि उन्होंने हमेशा देश और दुनिया के विकास के बारे में सोचा। जब वो अपना लेक्चर दे रहे थे, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। मेडिकल टीम ने तुरंत उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन शाम 7:45 के आसपास उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके आखिरी शब्द थे, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल। ये बात उन लोगों ने बताई जो वहां पे मौजूद थे, और उनकी मौत के बाद मानो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई हो। देश भर के लोग, खासकर युवा, उनकी मौत से बेहद दुखी हुए। सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर तो हर कोई उनके जीवन और उनके योगदान को याद कर रहा था। डॉक्टर कलाम जी न केवल एक महान वैज्ञानिक और नेता थे, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा सादगी और ईमानदारी में विश्वास रखते थे। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और लगन की मिसाल है। उन्होंने बहुत साधारण परिस्थितियों से उठकर देश के सबसे ऊंचे पदों तक का सफर तय किया। उनका जीवन ये सिखाता है कि अगर आपके पास मजबूत इरादे और मेहनत करने की क्षमता है, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं।
तो दोस्तों, वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।